हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने जा रहे हैं मछलियों के अंदर शल्क एवं पंखों की। तो इस चैप्टर को अपन दो भागों में देखेंगे। पहले अपन देखेंगे मछलियों के शल्क के बारे में, उसके बाद अपन देखेंगे मछलियों के पंखों के बारे में। तो यहाँ पर अपन सिर्फ वर्ग, जो पीसीज वर्ग है, उसी की बात करेंगे। जो उसके जो जीव है, अलग अलग मछलियां जिसको हम बोलते हैं, उसके जो विभिन्न शल्क और पंख पाए जाते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं शल्क की। तो शल्क होता क्या है? जो वर्ग पीसी के सदस्य हैं, उनके अंदर बाह्य कंकाल के रूप में एक रक्षात्मक आवरण पाया जाता है। जैसे अगर आपने नॉर्मल मछली को देखा हो, तो उस मछली के ऊपर इस प्रकार से आपने संरचनाएं देखी होंगी। इस प्रकार की क्या होती हैं? संरचनाएं पाई जाती हैं। ये क्या है? उसकी शल्क है, जो क्या है? एक बाह्य रक्षात्मक आवरण, बाह्य कंकाल की तरह कार्य करती है, और जो क्या करती है? इसका रक्षात्मक आवरण बनाती है। इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण, शल्कों का निर्माण जो होता है, किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। मछलियों की अगर बात करें, जो सरीसृप और पक्षियों में भी क्या होती है? शल्क पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? मछलियों की बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें, इसके अंदर जो बनी किससे होती है? नॉर्मली कैल्शियम की बनी हुई क्या होती है? पट्टिकाएं होती हैं। अगर हम मछलियों की बात करें, तो मछली में कुल 5 तरह की शल्क पाई जाती है। तो कुल कितनी 5 तरह की मिलती है? नंबर 1 है कोस्मोइड, नंबर 2 है प्लेकोइड, नंबर 3 है गैनोइड, नंबर 4 है साइक्लोइड और नंबर 5 है टिनोइड। 5 तरह की शल्क मिलती है। तो गैनोइड शल्क 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है लेपिडोस्टोइड और दूसरा है पेलिनियोस्टोइड। 2 तरह की शल्क जो गैनोइड होती है। तो इस तरह अपने टोटल 5 तरह की शल्क पाई जाती है। पांचों के बारे में अपन अलग अलग से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोस्मोइड शल्क की। कोस्मोइड जो शल्क है, वो लगभग सबसे पुरानी शल्क है, और अभी किसी भी मछली में, अभी जितनी भी मछली की प्रजातियां जीवित हैं, उनमें से किसी भी प्रजाति के अंदर कोस्मोइड शल्क नहीं पाई जाती। कोस्मोइड शल्क किसमें मिलती थी? कुछ जातियां थी जो पहले के काल में पाई जाती थी, लेकिन जो अब क्या हो चुकी हैं? विलुप्त हो चुकी हैं। उन मछलियों में जो स्टार्टिंग की अस्थिर मछलियां थी, उनके अंदर क्या पाई जाती थी? कोस्मोइड शल्क पाई जाती थी। अभी की अगर बात करें, तो अभी ये सिर्फ जीवाश्म के रूप में क्या है? प्रेजेंट है। उन मछलियों के जीवाश्म है, उन जीवाश्म में क्या होती है? शल्क पाई जाती है। अगर बात करें इस शल्क की, तो कैसी होती है दिखने में? कुछ दिखने में इस तरह से होती है। मतलब एक चतुर्भुजाकार होती है, जहां पर एक छोटी नुकीला हिस्सा पाया जाता है। इस प्रकार से क्या होती है? शल्क पाई जाती है। अगर हम नॉर्मल शल्क की बात करें, तो कभी भी जैसे शल्क एक दूसरे को हमेशा क्या होती है? ढकी हुई अवस्था में पाई जाती है। मतलब आंशिक रूप से क्या करती है? शल्क एक दूसरे को ढक के रखती है। तो इस प्रकार से क्या होती थी? कोस्मोइड शल्क पाई जाती थी। अगर बात करें कोस्मोइड शल्क की, तो इसके नॉर्मली 4 भाग थे। मतलब 4 परत से मिलकर बनी हुई होती थी। परत से क्या मतलब है? कि सबसे अंदर एक पदार्थ होगा, उसके बाहर दूसरी परत, फिर तीसरी परत और फिर चौथी परत। तो 4 परत मिलकर क्या बना रहे थे? एक शल्क का निर्माण कर रहे थे। तो कोस्मोइड की बात करें, तो कोस्मोइड जो शल्क होती है, उसमें 4 परतें पाई जाती थी। सबसे अंदर वाली जो परत है, उसका नाम था आइसोपीडीन। आइसोपीडीन एक बिल्कुल अस्थि के समान पदार्थ है। जैसे मैं अपने हाथ की बात करूं, मेरे हाथ की जो हड्डी होगी, वो क्या हो गई? मेरे हाथ की सबसे अंदर वाली परत। तो उस हड्डी के स्थान पर वहां पर क्या है? आइसोपीडीन है, जो कैसा है? एक अस्थि के समान रचना है। उसके ऊपर क्या होता है? संयोजी कोशिकाओं का एक आवरण पाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे नीचे क्या है? आइसोपीडीन है। आइसोपीडीन के ऊपर क्या है? संयोजी कोशिकाओं का आवरण, स्पंजी कोशिकाओं का आवरण है, ऊतकों का आवरण है, जो किसकी बनी हुई कोशिकाएं हैं? ओडोंटोप्लास्ट कोशिकाएं कहलाती हैं वो। उसके ऊपर एक आवरण और मिलता है, जिसे हम कोसामीन बोलते हैं, जो काफी दृढ़ होता है, सख्त होता है। और उसके ऊपर फिर एक और आवरण मिलता है, जिसे अपन विट्रोडेंटाइन बोलते हैं। तो जो बाहरी विट्रोडेंटाइन आवरण होगा, वो ही क्या होगा? अपने को सिर्फ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये 4 स्तर हो गए, जिन 4 स्तरों से मिलकर क्या बनी होती है? कोस्मोइड शल्कें मिलकर बनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है? कि अभी किसी भी मछलियों में ये शल्क नहीं पाई जाती। ये सिर्फ पहले की मछलियों में पाई जाती थी, जो अभी क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। सेकेंड हम बात करते हैं प्लेकोइड शल्कों की। सेकेंड शल्क प्लेकोइड शल्क। ये जो शल्कें हैं, जो कॉन्ड्रिकाइटिस मछलियों का एक गण है, इलेस्मोब्रैंकिया। इलेस्मोब्रैंकिया की जो मछलियां हैं, उनके अंदर क्या होती है? प्लेकोइड शल्कें पाई जाती हैं। अगर हम बात करें इलेस्मोब्रैंका की जातियों की, तो उसमें मुख्यतः स्कोलियोडोन, जैसे अपन डॉगफिश के नाम से जानते हैं, इसके अलावा शार्क है। उनके अंदर क्या होती हैं? ये मछलियां पाई जाती है, ये शल्क क्या होती हैं? पाई जाती हैं। अगर बात करें शल्क की पहचान कैसे होगी, मान लीजिए अगर आप एक हाथ में स्कोलियोडोन को लेते हो, उसके आप शरीर से, सिर से पीछे को हाथ फेरते हो, हाथ बिल्कुल क्या जाएगा? सॉफ्ट जाता है। जब आप हाथ को वापस पूंछ से सिर की तरफ लाते हो, तो हाथ क्या होता है? फंसता है। तो ये क्या होती है? इसकी पहचान होती है। तो अगर आपको पहचानना हो कि शल्क प्लेकोइड है कि नहीं है, तो एक बार क्या होता है? सर से पूंछ की तरफ हाथ फेरा जाता है, फिर दूसरा क्या होता है? पूंछ से सर की तरफ हाथ फेरा जाता है। तो सर से पूंछ की तरफ जाएंगे,
तो हाथ क्या होगा, बिल्कुल सॉफ्टली आराम से जाएगा, और वापस आते हुए हाथ क्या होगा, फंसेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेकंड इसकी, तो वही संरचना कैसी होगी, तो दिखने में कैसी होती है शल्क, यहां पर क्या होगा, एक समचतुर्भुजाकार पट्टिका पाई जाती है। उस पट्टिका में बीचों बीच क्या होती है, पल्प गुहा होती है, मज्जा एक छिद्र होता है, वहां से क्या होता है, सूल समान संरचनाएं निकलती हैं। तो यहां से क्या होता है, तीन मुख्यतः सूल समान रचनाएं मिलती हैं। ये जो क्या करती है, मिलकर किसका निर्माण करती हैं, प्लेकोइड शल्क का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, प्लेकोइड शल्क पाई जाएगी। इस प्रकार की क्या होती है, प्लेकोइड शल्क पाई, जो मतलब समचतुर्भुजाकार पट्टिका होती है, जिसे मज्जा गुहा का क्या होता है, छिद्र होता है, यहां से क्या निकलती है, सूल समान रचनाएं पाई जाती हैं। अगर इसकी बात करें आधार पट्टिका क्या होती है, किसकी बनी होती है, जो आधार पट्टिका होगी ये कैल्शियम युक्त डेंटाइन की क्या होती है, बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गैनोइड शल्कों की। तो गैनोइड जो शल्क होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहली होती है पेलिनियोस्कोइड और दूसरी होती है लेपिडियोस्टोइड। तो जो गैनोइड शल्क होगी वो भी क्या होती है, समचतुर्भुजाकार पट्टियों की क्या होती है, बनी होती है। गैनोइड शल्क भी क्या होती है, समचतुर्भुजाकार, इस प्रकार से पट्टियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की क्या होती है, ये शल्क प्रेजेंट होती है। पट्टियां होती हैं जो क्या करती हैं, जो जैसे टाइलें बिछी होती हैं एक फर्श के ऊपर, उस प्रकार से क्या होती हैं, मछली की त्वचा पर ये शल्क बिछी हुई अवस्था में पाई जाती है, एक दूसरे के बिल्कुल निकट निकट। ठीक है, काम क्या करती है, मछली के जो बाहरी त्वचा है उसके ऊपर एक अस्थिर कवच प्रदान करती है। अगर बात करें कि कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए, पेलिनियोस्कोइड और लेपिडियोस्टोइड। पहली बात करें अपन पेलिनियोस्कोइड की, तो पेलिनियोस्कोइड शल्क जो है किसमें पाई जाती है, पोलिपटेरस नाम की मछली होती है, उसके अंदर क्या होती है, पाई जाती है। यहाँ पर विशेषता क्या होती है, इसके अंदर तीन स्तर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सबसे बाहर क्या होता है, इनेमल होता है, फिर उसके नीचे क्या होता है, पल्प गुहा के अंदर एक मतलब मध्य स्तर पाया जाता है, और उसके नीचे क्या मिलता है, आइसोपिडिन का बना हुआ अस्थिर स्तर पाया जाएगा। ठीक है, तो जो पेलिनियोस्कोइड हो गई उस तीन स्तर हो गए, सबसे अंदर क्या हो गया, अस्थिर स्तर हो गया, जो किसका बना हुआ है, आइसोपिडिन का बना हुआ है। फिर बीच में एक मध्य स्तर है, और उसके ऊपर क्या था, इनेमल प्रेजेंट था। वहीं अगर बात करें लेपिडियोस्टोइड की, तो वो क्या, उसमें क्या होगा, वहां पर क्या डिफरेंस मिलेगा, उसमें जो मध्य स्तर है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। मतलब किसमें मिलती है, लेपिडियोस्टियस मछलियां होती हैं उनके अंदर वो इस प्रकार की जो शल्क होती है वो पाई जाती है। विशेषता क्या होगी, वहां पर जो सबसे अंदर वाला आवरण होगा वो कौन सा होगा, सबसे अंदर क्या होगा, आइसोपिडिन का बना हुआ अस्थिर स्तर होगा, जैसे उसके ऊपर क्या मिलेगा, इनेमल का आवरण पाया जाएगा। मतलब वहां पर क्या होगा, मध्य स्तर जो क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होता। तो ये थी अपनी थर्ड तरह की शल्क, कोस्मोइड हो गई, अपनी प्लेकोइड हो गई और अपनी गैनोइड हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर फोर्थ, साइक्लोइड। साइक्लोइड शल्क का नाम से क्लियर है, मतलब चक्रीय होगी। तो ये जो शल्क होगी दिखने में कैसी होती है, इस प्रकार से गोलाकार होती है, जिसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, सकेंद्रित रेखाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, बहुत सारी सकेंद्रित रेखाएं क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। किसमें मिलती है, जो कार्प मछली है, कार्प मछली में इस प्रकार की शल्क पाई जाती है। इसकी जो सबसे अंदर वाली जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, गहरी होंगी। जैसे जैसे रेखाएं बाहर की होती जाती जाएंगी, रेखाएं कैसी होती जाती हैं, हल्की होती जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर विशेषता क्या होती है, अब इस शल्क में इन रेखाओं को गिनकर एक मछली की आयु का क्या लगा सकते हैं, अपन अंदाजा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कितनी आयु है इन शल्क की, जो संख्याएं हैं उनको गिनकर। किसमें मिलती है, कार्प में मिलती है, डिप्नो में मिलती है। डिप्नोई जो क्या है, फुफ्फुसी मछलियां हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है, ऐसी मछली में क्या मिलता है, फुफ्फुस भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिनोइड शल्क की। तो टिनोइड क्या है, नंबर 5 शल्क है, जिसके अंदर क्या होगा, काफी हद तक सिमिलर होती है किसके, जो अपनी जो साइक्लोइड है इससे काफी हद तक सिमिलर होती है। ये क्या किसमें मिलती है, जो आधुनिक अस्थिर मछलियां हैं उनके अंदर क्या होती है, शल्क पाई जाती है। आकारती और उसमें बिल्कुल काफी हद तक किससे समान होती है, ये साइक्लोइड के समान होती है। त्वचा में क्या होगा, बहुत दृढ़तापूर्वक क्या होती है, धसी हुई अवस्था में पाई जाती है। एक मछली होती है, इसका नाम है फ्लोंड्रस, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर साइक्लोइड और टिनोइड दोनों ही क्या होती हैं, शल्क पाई जाती है। ऐसा ही माना जाता है कि टिनोइड शल्क का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, साइक्लोइड शल्क से ही हुआ है। अब हम बात करते हैं शल्क के रूपांतरण की। ठीक है, तो शल्क की संरचना, विन्यास आदि के आधार पर क्या होता है, मतलब हर मछली में क्या होती है, अलग अलग पाई जाती है।
कुछ मछलियां होती है जैसे कैटफिश हो गई, टोरपीडो हो गई, इलेक्ट्रिक रे हो गई, हिप्पोकैम्पस जिसे अपन समुद्री घोड़ा भी बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है, जो शल्क होती है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। एक मछली होती है प्रिस्टस, जिसे अपन आरा मछली भी बोलते हैं, उसके अंदर जो वो होगी, जिसका आगे वाला प्रोच बनता है, मतलब उस मछली का जो प्रोच, जो रोस्ट्रम होगा, वो इस प्रकार क्या होता है, आरी के समान होता है। ठीक है, तो उस मछली का मुख यहाँ पर होगा, बाहर क्या मिलेगा, इस प्रकार आरी के समान रचना मिलेगी। तो इस प्रोस्टस या फिर प्रोच का जो निर्माण हुआ है प्रिस्टस में, उसका निर्माण किससे हुआ है, प्लेकोइड सेल के रूपांतरण से ही हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मछलियों में पंख की। तो अगर मछलियों में पंख की बात करें तो नॉर्मली मछलियों में दो तरह के पंख पाए जाते हैं। पहले होते हैं अयुग्मित पंख, दूसरे होते हैं युग्मित पंख। तो युग्मित पंख जैसे नाम से क्लियर है, जो युग्मित पंख होंगे वो हमेशा किस में मिलेंगे, जोड़े में मिलेंगे, और अयुग्मित पंख क्या मिलेंगे, हमें कभी भी जोड़े के अंदर नहीं पाए जाएंगे। नॉर्मली जो पंख होते हैं दो प्रकार के होंगे, पहला होगा अयुग्मित पंख और दूसरा होगा युग्मित पंख। तो हम बात करें अयुग्मित पंख की, तो अयुग्मित पंख नॉर्मली तीन तरह के होते हैं। पहला है पृष्ठ पंख, दूसरा है अधर पंख और तीसरा है पुच्छीय पंख। वहीं अपन युग्मित पंख की बात करें, युग्मित पंख दो तरह के होते हैं। पहला है अंश पंख, जिसे अपन पेक्टोरल फिन भी बोलते हैं, और दूसरा है श्रोणी पंख, जिसे अपन पेल्विक फिन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अयुग्मित पंख के तीन प्रकार होंगे। पहला होगा पृष्ठ पंख, दूसरा होगा अधर पंख और तीसरा होगा पुच्छीय पंख। पंख होते क्या है, नॉर्मल में बात करें तो पंख क्या है, मछलियों में गमनान की तरह कार्य करते हैं, उसका संतुलन बनाने में भी सहायता करते हैं। बनते कैसे हैं वहां, वो जो त्वचा में वलन के फलस्वरूप बनेंगे, उसके अंदर क्या होगा, कंकालीय रचनाएं भी पाई जाएंगी, जो क्या करेंगी, पंख को आधार प्रदान करने का कार्य करेंगे। अयुग्मित की बात करें तो ये कभी भी क्या नहीं मिलेंगे, जोड़े में नहीं मिलेंगे। हो सकता है संख्या में क्या हो, ये दो हो, लेकिन वो क्या होगा, जरूरी नहीं कि हमेशा दो ही या साथ ही मिले, हो सकता है कभी एक मिलेंगे, हो सकता है कभी क्या मिले, संख्या में दो मिले। बात करें अपन पृष्ठ पंख, अधर पंख और पुच्छीय पंख की, तो ये तीनों होंगे, नाम से ही क्लियर है, पृष्ठ पंख हमेशा कहां मिलेंगे, मछली की पृष्ठ दिशा में। अब बात करें, अपन मैं डायग्राम बनाता हूं मछली का, ये देखिए, ये एक मछली का डायग्राम है। ठीक है, इसकी अगर हम शरीर की विभिन्न दिशाओं की बात करें तो ये कौन सी हो गई, इसकी अग्र दिशा, ये इसकी कौन सी दिशा हो गई, पश्च, ये कौन हो गई पृष्ठ, ये नीचे वाली कौन सी हो गई, अधर, और ये कौन सी हो गई, इसकी पार्श्व। पार्श्व कितनी मिलती है, दो, एक इधर होगी, एक उसके उस तरफ होगी। ठीक है, बात करें पृष्ठ पंख है, हमेशा किस दिशा में मिलेगा, पृष्ठ दिशा में मिलेगा। तो पृष्ठ दिशा में यहां पर क्या होते हैं, नॉर्मली संख्या में एक या फिर दो क्या होते हैं, पृष्ठ पंख पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान देगा, पृष्ठ कौन सी, जो अगर अपन आप मछली करते हैं, जो ऊपर वाली कमर वाली जो दिशा होगी, वहां पर क्या होंगे, पंख प्रेजेंट होंगे। अंदर क्या मिलेगा, कंकाली रचनाएं मिलेगी। कंकाली रचना किस पर डिपेंड करेगी, कंकाल किसका बना होगा, अगर मछली अस्थिल है तो इसका भी जो पंख का कंकाल होगा वो किसका बना होगा, अस्थियों का बना होगा। और अगर मछली उपास्थिल है तो उसका कंकाल किसका बना होगा, उपास्थि का बना हुआ होगा। जो कंकाली रचना होगी वो क्या होगी, इसकी नोटोकॉल या वर्टिब्रल कॉलम से क्या होंगी, इस प्रकार से जुड़ी हुई अवस्था में, मतलब पेशियों से क्या होगा, एक संयोजन बनाएगी, और पेशियों से क्या होगी, जुड़ी हुई अवस्था में, नोटोकॉल जुड़ी अवस्था में क्या होगी, पाई जाएगी। सेकंड नंबर बात करते हैं इसके अधर पंख की। तो अधर पंख ऑब्वियसली बात है कहां मिलेगा, तो शरीर की अधर दिशा में। नॉर्मली कहां मिलता है, जो एनस के पास, ये जो एनस होगा यहां पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अधर दिशा में गुदा के पास प्रेजेंट होगा, इसे अपन कई बार गुदीय पंख के नाम से भी क्या जानते हैं, एनल पंख के नाम से भी इसको जानते हैं। दिखने में कैसा होगा, काफी हद तक पृष्ठ पंख के सिमिलर होगा। सेम वही त्वचा का क्या होगा, एक वलन होगा, जिसके अंदर क्या होगा, कंकालीय रचनाएं पाई जाएंगी, फिन अरे पाई जाएंगी, जो क्या करती है, पंख को आधार प्रदान करती है। थर्ड पंख की बात करते हैं पुच्छीय पंख की। तो पुच्छीय पंख क्या होगा, कहां मिलेगा, पूंछ के चारों ओर क्या होगा, पाया जाएगा। ये भी किस तरह से होगा, सिर्फ त्वचा का एक वलन होगा, जिसके अंदर फिन अरे क्या करेंगी, आधार प्रदान करने का कार्य करेंगी, मतलब पंखीय कंकाल बनाने का कार्य करेंगी। जैसे मैंने डायग्राम कैसा बनाया, जैसे ये स्कोलियोडोन है, तो ये स्कोलियोडोन जानते कैसी मछली है, उपास्थिल मछली है, तो ये किसकी बनी हुई है, उपास्थियों की। अगर यहाँ पर कोई अस्थिल मछली होती तो किसकी बनी होती, अस्थियों की बनी हुई होती। नेक्स्ट में बात करते हैं युग्मित पंख होगी। तो युग्मित पंख दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंश पंख, एक होता है श्रोणी पंख। युग्मित पंख हमेशा कहां मिलते हैं, शरीर की पार्श्व दिशाओं में पाए जाएंगे, और हमेशा क्या मिलेंगे, जोड़े के रूप में, मतलब संख्या में हमेशा कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। अब देखिए, अगर अपन एज ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जो हमारी कंधे वाली अस्थि होती है उसको क्या बोलते हैं, अंश मेखला बोलते हैं।
तो इसके भी शरीर के यहाँ पर क्या मिलेगी, जो कंधे वाला भाग होगा यहाँ पर, हालांकि कंधा नहीं मिलता है यहाँ पे, लेकिन जो शरीर का अग्र भाग होगा यहाँ पर क्या मिलेगी, अंश मेखला मिलेगी। तो इस अंश मेखला से जैसे अपने हाथ निकलते हैं, ठीक है, वहां पर क्या निकलेंगे, पंख निकलेंगे, जो क्या होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, इसकी दूसरी पार्श्व दिशा में होगा। तो आगे वाले हिस्से पे पेक्टोरल गर्दन पे जो पंख निकल रहा है वो कौन सा होगा, पेक्टोरल फिन या फिर अंश पंख कहलाएगा। वही हम बात करें जो अपना जो श्रोणी भाग होता है, पेल्विक रीजन होता है, वहां से जो पंख निकलेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलते, पेल्विक गर्दन मिलती है, यहाँ से जो पंख निकलेंगे ये कौन से होंगे, पेल्विक फिन या फिर श्रोणी पंख कहलाएंगे। दिखने में संरचना में काफी हद तक सिमिलर किससे होते हैं, ये अयुग्मिक पंख से सिमिलर होते हैं, वैसे ही दिखते हैं, बस अंतर क्या आता है, पार्श्व में जो हमेशा क्या पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे ही त्वचा का क्या होंगे, वलन के रूप में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और इसके अंदर क्या होंगे, फिन अरे पाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं पंखों के कार्य की। तो सबसे मुख्य जो कार्य होगा पंख का वो क्या होता है, गमन। मछलियों क्या करती है, तैरने में सहायता करते हैं, जिससे क्या करती है, मछली एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से गमन कर सकती है, आगे पीछे जाने में सहायता। इसके अलावा जिसके पुच्छिए पंख होंगे वो क्या करेंगे, मछली को पार्श्व दिशा में गमन करने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। इसके अलावा जब भी मछली विश्राम अवस्था में होती है तो उसको जल में संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है, तो उस संतुलन को बनाने में कौन सहायता करता है, इसके जो युग्मित पंख है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे अपने हाथ से जब भी अपने को संतुलन बनाना होता है कोई जगह, और ये कहते हाथों को इस तरह से करता है, तो वैसे ही क्या होगा, इसके अंदर जब मछली पानी में रहेगी तो संतुलन बनाने की क्या करेगी, अपने पास से वाले जो पंख है उसको फैलाकर रखेगी, जो क्या करेगी, जिससे क्या करेगी, विश्राम अवस्था में आसानी से क्या कर सकती है, जल में संतुलन बनाकर रख सकती है। इसके अलावा बहुत सी मछलियों में ये क्या करते हैं, अनेक रूपांतरण भी पाए जाते हैं इसके अंदर। जैसे मछली होती है उड़न मछली, उसके अंदर जो मछली क्या करती है, वो पानी से बाहर निकली ग्लाइड करती है, मतलब एक उड़ान भरती है और फिर वापस पानी में चली जाती है। तो उसमें क्या, जो उड़ान भरने में कौन सहायता करता है, ये पंख सहायता करते हैं। इसके अलावा आपने डिप्लोई की बात की थी, जो अपने बात की थी, फुफ्फुस मछलियां होती है, उन मछलियों में क्या होता है, फेफड़े पाए जाते हैं, वो आसानी से क्या कर सकते हैं, पानी से बाहर आकर जमीन पर भी चल सकती हैं। तो जो इसके पंख होंगे, युग्मित पंख, वो क्या करते हैं, उसको जमीन पर चलने में सहायता करते हैं। इसके अलावा जो स्कोलियोडोन होता है, स्कोलियोडोन का जो मेल होगा, स्कोलियोडोन जो जंतु होते हैं, मतलब जो मछलियां होती हैं या फिर जो प्लेस्मोब्रैंक है, उनके अंदर क्या होता है, सजीव प्रजनकता पाई जाती है, मतलब ये अंडे नहीं देते बल्कि क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। तो इसलिए निषेचन कौन सा होगा, आंतरिक होगा। मेल क्या करता है, शुक्राणुओं को मादा की देह में प्रवेशित करवाता है। तो इसके लिए क्या होगा, जिसका श्रोणी पंख होगा वो इस प्रकार से एक संरचना में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, जैसे अपन क्या बोलते हैं, क्लेस्पर बोलते हैं, ठीक है। ये क्लेस्पर किससे निर्मित हुआ है, जो इसके श्रोणी पंख थे उससे किसका निर्माण हुआ है, क्लेस्पर का निर्माण हुआ है। सिर्फ किसमें मिलेगा, स्कोलियोडोन के मेल में मिलेगा। ये क्लेस्पर काम क्या करता है, ये शुक्राणुओं को मादा की देह में प्रवेशित करवाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो स्कोलियोडोन में पंखों ने क्या किया, जनन में भी क्या की, सहायता की। अब बात करते हैं अपन पंखों की उत्पत्ति के बारे में, कि जो पंख हैं उनकी उत्पत्ति हुई कैसे। इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, उन सिद्धांतों की अपन बात करते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत दिए गए। बहुत सिद्धांत मतलब लागू होते हैं, बहुत से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं, जो पहला सिद्धांत था वो है क्लोम चाप सिद्धांत। नंबर 1 जो सिद्धांत है इसका वो है क्लोम चाप सिद्धांत। तो ये क्लोम चाप सिद्धांत में क्या है, नंबर 1 है क्लोम चाप सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया था, गेगनबार नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था, इस सिद्धांत को दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि जो गिल छड़े हैं, जैसे बात करते हैं मछली में क्या मिलेंगे, इस प्रकार से गिल छड़े पाई जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि जो अंतिम जो गिल छड़ थी, उस गिल छड़ से क्या हुआ था, इन पंखों का निर्माण हुआ है। मतलब ये क्या किया, यहां से त्वचा का बलन बना, और उस त्वचा के बलन में क्या हुआ, जो कंकाल बनता है, वो कंकाल कौन बनाता है, इसकी जो गिल छड़ है वो क्या करती है, कंकाल का निर्माण करती है। हालांकि ये सिद्धांत वैलिड नहीं हो पाया, क्योंकि गिल छड़ें अपन जानते शरीर के सिर्फ अग्रभाग में मिलती है, शरीर के पंख तो कहाँ मिलते हैं, शरीर के पश्च भाग में पाए जाते हैं। तो इसलिए जो क्लोम चाप सिद्धांत है गेगनबार का, वो वैलिड नहीं होता। नेक्स्ट जो सिद्धांत दिया गया था वो ग्राहम कैर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, और उसका नाम था बाह्य क्लोम सिद्धांत। क्या नाम था, बाह्य क्लोम सिद्धांत। अब देखिए बाह्य क्लोम सिद्धांत में क्या है, बहुत सी मछलियों की लार्वावस्था होती है, उनमें क्या होता है, बाह्य गिल पाए जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए एक मछली है, तो उसमें क्या होगा, जो गिल होंगे वो क्या होंगे, शरीर के बाहर इस प्रकार से क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। उन्होंने क्या कहा ग्राहम केर ने, कि मछलियों में जो पंख बने हैं
वो किनसे बने हैं? जो लार्वा हुआ था जब चीन के अंदर, तब उनमें क्या थे, बाह्य गिल प्रेजेंट थे, लेकिन जैसे ही मछली में कायांतरण हो गया, वो वयस्क बनती हैं, उस समय इन बाह्य गिल से किसका निर्माण हो गया? पंखों का निर्माण हो गया। तो हालांकि ये मत भी वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ भी अगर बात करें बाह्य गिल सिर्फ कहाँ मिलेंगे? अग्र हिस्से में मिलेंगे, लेकिन पंख तो पुष्य पंख भी होते हैं, पृष्ठ भी होते हैं, अधर भी होते हैं। तो ये सिद्धांत भी क्या है? वैलिड नहीं है। थर्ड जो सिद्धांत था वो बाल्फोर ने प्रस्तुत किया था, जिसका नाम था पंख वलन सिद्धांत। इसका नाम था पंख वलन सिद्धांत। अब देखो, बाल्फोर ने क्या बताया था कि जिस प्रकार से क्या होता है, एम्फियोक्सिस की देहवृत्ति में क्या होते हैं, अब पूरे शरीर में क्या होता है? पंख पाए जाते हैं, ठीक है। शरीर के अग्र भाग से लेकर पश्च भाग तक क्या होता है? पंख पाए जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ था? वो पंख क्या हुआ? टुकड़े में टूटकर पृष्ठ पंख, अधर पंख और पुच्छ पंख बना दिए गए थे। तो उन्होंने क्या कहा कि इनका भी, जैसे इन मछलियों का कोई पूर्वज था जिसके पूरे शरीर के ऊपर, जैसे मतलब यहां से लेकर इस प्रकार से क्या थे? पंख प्रेजेंट थे, तो बाद में क्या हुआ? इस प्रकार से टुकड़ों में टूट गए, ठीक है। जैसे मान लो ये पूरा पंख था, ये दो पृष्ठ बना दिए, ये इसने क्या कर दिया? पुच्छ पंख बना दिया, और ये क्या कर दिया उसने? श्रोणी पंख का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। सॉरी, जो अधर पंख है उसका निर्माण कर दिया। तो उसने क्या कहा? एक कोई इनका पूर्वज था जिसमें क्या था? शरीर की पूरी देह के ऊपर क्या था? पंख प्रेजेंट थे, अविच्छिन्न, मतलब बिना टूटा हुआ एक पंख जो पूरे शरीर के चारों ओर से घेर रखा था। जैसे जैसे विकास हुआ, वो पंख क्या हुआ? टूटकर पृष्ठ पंख, पुच्छ पंख, अधर पंख, अंश पंख और श्रोणी पंख में क्या हो गया? रूपांतरित हो गया। इसके लिए उन्होंने क्या किया? कुछ प्रमाण भी, उन्होंने एक शार्क का एग्जाम्पल दिया। उस शार्क में क्या था? वो जीवाश्म था शार्क का, जिसमें क्या था? जैसे उसमें अंश पंख और श्रोणी पंख के बीच में इस प्रकार से क्या था? कांटेदार रचनाएं प्रेजेंट थी। मतलब एक शार्क का जीवाश्म मिला साइंटिस्ट को, जिस शार्क जीवाश्म में क्या था? जो अंश पंख और श्रोणी पंख के बीच में इस प्रकार क्या थी? कांटेदार रचनाएं प्रेजेंट थी। तो वाल्फोर्ड ने क्या बताया कि हो सकता है कि वो पहले क्या था? वो पूरा पंख था, धीरे धीरे क्या हुआ? विलुप्त होना स्टार्ट हुआ। जब वो आधा विलुप्त हुआ तो इस प्रकार क्या बन गई? वो कांटेदार रचना बन गई, जिसका जीवाश्म अभी मिला है। और उसके बाद क्या हुआ? कांटेदार रचना में मिटकर किसका निर्माण हो गया? अंश पंख और श्रोणी पंख का निर्माण हो गया। उसके बाद जो, लेकिन इस सिद्धांत को भी इतना समर्थन नहीं मिला। नेक्स्ट जो सिद्धांत था वो क्या था? पंखशूल सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या बताया गया कि जो पंख होते हैं वो शरीर से बाहर एक मासल रचना के रूप में निकलते हैं, जहां पर छोटी छोटी शूल निकलती हैं। उस मासल रचना में क्या होती है? छोटी छोटी शूल पाई जाती हैं, और उस मासल रचना से किसका निर्माण होता है? फिर पंख का निर्माण होता है। इसके अलावा एक सिद्धांत और दिया गया जिसमें क्या था? ओस्ट्रेकोडर्म सिद्धांत बोलते हैं। वो भी काफी हद तक सिमिलर। इसमें क्या बताया गया है कि एक मासल रचना निकलती है शरीर से बाहर, वलन के रूप में, त्वचा के वलन के रूप में, और उससे क्या होता है? फिर पंख का निर्माण होता है। तो ये था अपना मछलियों में शल्क और पंख।